हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चे लोग, आज अपन 8th स्टैंडर्ड का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स। लेकिन चैप्टर तो हमने पढ़ाया था बच्चे लोग, पूरा चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आता है, वो अलग बात है। लेकिन हर बच्चे को एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लर्न करने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं बच्चे लोग, सारे के सारे चैप्टर्स के एक्सरसाइज के पीछे के क्वेश्चंस आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मतलब आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने में बहुत ज्यादा सिंप्लिसिटी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो हमने क्या किया है, जो आपके टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज खोल लो, सेल एंड सेल ऑर्गेनल चैप्टर देख लो। तो टेक्स्ट बुक के पीछे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए, उसके आंसर्स दिए, और उसको मैं अभी आपको आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है? तो बहुत छोटा वीडियो बना देंगे, मस्त अभी के वीडियो देख लो, सारे कंसेप्ट भी क्लियर करवा दूंगा और क्वेश्चन आंसर लर्न करने में भी बहुत ज्यादा आसानी आप लोगों को हो जाएगी। ठीक है? तो चलो बच्चों लोग, स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात और बोल देता हूँ बच्चों लोग आपको, कि अगर सपोज आपके स्कूल्स में अगर अलग अलग आंसर्स दिए रहेंगे, अगर सपोज ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का कुछ अलग आंसर आप लोगों को दिया रहेगा, तो आप वो आंसर लर्न कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप आंसर लर्न करो, लेकिन एक्सप्लेनेशन सेम ही रहने वाला है। ठीक है? लेकिन एक्सप्लेनेशन क्या है बच्चों लोग, सेम ही रहने वाला है, ये ध्यान में रखो। ठीक है? तो चलो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। होप सो सब लोग बहुत अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं कर रहे रहेंगे तो बच्चों लोग आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ठीक है? तो चलो बढ़ते हैं, पेज नंबर 74 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, हु एम आई, कौन है तू? ठीक है? तो चलो पहचान लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, आई एम एटीपी प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री। तो बच्चों लोग, एटीपी का मतलब क्या होता है? ठीक है, एटीपी का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर। एटीपी का मतलब होता है बच्चों लोग एनर्जी। एटीपी का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? एटीपी का मतलब होता है एनर्जी। तो अभी अपने को सबको मालूम है, हमारे इसमें एटीपी प्रोड्यूसिंग मतलब एनर्जी प्रोड्यूस कौन करते हैं बच्चों लोग? तो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ गया? हमारे इसमें एनर्जी कौन प्रोड्यूस करते हैं बच्चों लोग? हमारे इसमें एनर्जी प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन का आंसर समझो, माइटोकॉन्ड्रिया है। कलर एक मस्त पैकी भारी कलर ले लेता तुम लोगों को। ओके, समझा? ओके, नाउ दूसरा, आई एम सिंगल लेयर्ड बट मेंटेन सेल्यूलर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्या ये सिंगल लेयर है? अभी ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है? वो जो पानी अंदर बाहर आ जाता है ना, जहां से पानी अंदर आएगा, मतलब वो बैलेंस रखेगा तुम्हारे मेंटेन को। सिंगल लेयर बोला, सिंगल लेयर तुम्हारे सेल को बैलेंस रखेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखेगा। मतलब किधर अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन का पानी है, किधर अगर लो कॉन्सेंट्रेशन का पानी है, तो सब जगह बराबर पानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने मांगता। तो वो काम कौन करेंगे बच्चों लोग? वो काम करेंगे तुम्हारा वैक्यूल। अगर ऐसा आई एम सिंगल लेयर, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में अगर चर्चा की, अगर वो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करेगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों लोग कौन मेंटेन करेगा? वैक्यूल। स्पेलिंग देख लो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करने के। ठीक है? चलो नेक्स्ट देख लेंगे, आई सपोर्ट द सेल। बच्चों लोग, सपोर्ट करता है सेल को, बट आई एम नॉट अ सेल वॉल। सेल को सपोर्ट करता है लेकिन वो सेल वॉल नहीं है, उसको बोलेंगे अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बच्चों लोग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसी चीज है सेल के अंदर जो सेल को सपोर्ट करता है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर नहीं रहेगा तो ऐसा पिचक जाएगा। अभी मैं खड़ा क्यों है? क्योंकि मेरे बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड है। तो सेल ऐसा खड़ा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता तो वो भी पचक जाता। समझा गया? नेक्स्ट, केमिकल फैक्ट्री कौन है सेल की? सेल की क्या है बच्चों लोग? केमिकल फैक्ट्री कौन है? तो चलो देख लेंगे सेल की केमिकल फैक्ट्री कौन है। तो यहाँ पर सेल में बहुत सारे केमिकल्स फैक्ट्री है। ठीक है? तो सबसे पहले देख लेंगे, क्लोरोप्लास्ट को भी केमिकल फैक्ट्री बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। ठीक है? पहला क्वेश्चन समझा? किसको बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को भी केमिकल फैक्ट्री बना बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। ठीक है? वो क्या बनाता है बच्चों लोग? कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। दूसरा, राइबोसोम्स को भी केमिकल फैक्ट्री बना बोला जाता है। इसको, राइबोसोम्स को भी केमिकल फैक्ट्री बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटीन्स बनाता है। वो क्या बनाता है? प्रोटीन्स बनाता है। ठीक है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स को भी केमिकल फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक है? गोल्गी गोल्गी कॉम्प्लेक्स को भी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को भी केमिकल फैक्ट्री बोला जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को भी केमिकल फैक्ट्री बोला जाता है। अब ये चारों में से तुम कौन सा भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है? तुम ये चारों में से किसी को भी आंसर लिख सकते हो। अभी तुम्हारे जो टेक्स्ट बुक में ये चारों आंसर दिए, तुम्हारे जो मिस ने जो अपने स्कूल में जो आंसर लिख के दिया, तुम वो फॉलो कर सकते हो। ठीक है?
केमिकल फैक्ट्री किसको बोला जाता है? तो चारों में से किसी को भी बोला जाता है, बात सिंपल है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे लोग? पहले समझ में आ गया, लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो। लीव्स आर ग्रीन बिकॉज ऑफ, ये जो लीव्स होता है बच्चे लोग, ये लीव्स का हरा कलर क्यों होता है? लीव्स का ग्रीन कलर क्यों होता है? लीव्स का बच्चे लोग ग्रीन कलर किसके वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, किसके वजह से होता है बच्चे लोग? क्लोरोप्लास्ट। ओके, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन समझ लो, दूसरा क्वेश्चन बघायचा। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे, गणपति बप्पा मौर्य। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे अभी। दूसरा क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट वुड हैड हैपेंड इफ, क्या हो गया रहता अगर ऐसा ऐसा होता तो चलो पहला देख लेंगे। आरबीसीज हैज माइटोकॉन्ड्रिया, क्या बोल रहे वो? आरबीसी के अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया होते तो क्या होता? क्या होता भाई? तो चलो देख लेंगे। अभी देखो आरबीसी का काम क्या है बच्चे लोग? आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी का काम है बच्चे लोग कैरी ऑक्सीजन टू सेल्स। समझा मैं क्या बोला? आरबीसी का काम क्या है भाई? आरबीसी का काम क्या है? कैरी ऑक्सीजन टू सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी बनाना। क्या काम है उसका? एनर्जी बनाना। एनर्जी, एनर्जी मांगता ना भाई अपने को, तो एनर्जी बनाना। किससे बनाना? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीडेशन करवाएगा और उससे एनर्जी बनाएगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है बच्चे लोग? माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी बनाना। किससे बनाना? कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन को मिक्स करने का, जिसको अपन ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन मिक्स करना। मैं वापस बोल रहा, कार्बोहाइड्रेट्स का और ऑक्सीजन को मिक्स करने का, और उसका उससे क्या बनेगा? तुमको एनर्जी बनेगा। ये काम कौन करता है? ये काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। समझे बच्चे लोग? मैं वापस एक बार बोल रहा हूँ, देखो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कार्बोहाइड्रेट्स का और ऑक्सीजन को मिक्स करने का, और उससे अपने को एनर्जी बनता है। ठीक है, ये काम कौन करेगा? ये अपन करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। इसको अपन ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? ऑक्सीजन मिक्स करना। ठीक है, समझ में आया? लास्ट बार बोल रहा, सुनो। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करवा देने का, और उससे क्या बनेगा? अपना एनर्जी बनेगा। ठीक है, लेकिन अब वो लोग क्या बोल रहे हैं, अगर माइटोकॉन्ड्रिया, आरबीसी हैज माइटोकॉन्ड्रिया, अगर आरबीसी के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होता तो क्या सीन होता? अभी यहाँ पर सीन क्या है? आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी का काम है, क्या काम है उसका? उसका काम है बच्चों लोग ऑक्सीजन ट्रांसफर करना, ऑक्सीजन कैरी करना। किधर? सेल के पास। लेकिन लेकिन अगर उसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होता, आरबीसी है सपोज, ये आरबीसी है, ये इसके अंदर भी अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता, माइटोकॉन्ड्रिया होता, इधर सेल है, इधर सेल है, सेल को क्या मांगता? सेल को ऑक्सीजन मांगता। ऑक्सीजन कौन ला रहा है? ऑक्सीजन आरबीसी ला रहा है। आरबीसी लेके आ रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फिर सेल खुश। ठीक है, लेकिन आरबीसी के अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता तो क्या हो जाता? तो ये जो एनर्जी बनाने का काम आरबीसी करता, एनर्जी बनाने का काम कौन करता? आरबीसी करता। तो फिर सेल को एनर्जी सेल को एनर्जी मिलती क्या? नहीं मिल जाती। समझ में आ रहा है? मैं वापस एक बार बोल रहा, ठीक से सुनो। क्वेश्चन क्या देखो अपना, क्वेश्चन क्या यहाँ पर? आरबीसी हैज माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आरबीसी के पास क्या होता? माइटोकॉन्ड्रिया होता तो क्या करते? देखो माइटोकॉन्ड्रिया कंटिन्यूअसली कैरी ऑक्सीडेशन एंड फॉर्म एनर्जी इनसाइड द सेल। पहला पॉइंट क्या है? पहले पॉइंट उसने क्या बोला? ये बोला क्या? माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स के साथ ऑक्सीजन को मिलाने का और एनर्जी बनाने का। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स के साथ ऑक्सीजन को मिलाने का और एनर्जी बनाने का। पहला पॉइंट समझा? दूसरा पॉइंट किधर गया? दूसरा पॉइंट, इन दिस प्रोसेस, ये एटीपी मतलब एनर्जी है बच्चे लोग। अभी इन दिस प्रोसेस दे यूटिलाइज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स इन द सेल। अब इफ आरबीसी हैड माइटोकॉन्ड्रिया, अगर आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता तो क्या होता? दे वुड हैव यूज्ड ऑक्सीजन फॉर दिस पर्पस देन कैरिंग इट टू द सेल्स टू द बॉडी। मतलब उनका क्या बोलना है, अगर आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी का काम है कैरी ऑक्सीजन, किधर करना? सेल के पास। सेल के पास क्या करने का है? ऑक्सीजन कैरी करने का है। लेकिन अगर आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता तो वो भी क्या करता? आरबीसी क्या करता? एनर्जी बनाता। भाई अगर ये भी एनर्जी बनेगा तो सेल के पास ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा? समझा? सेल के पास ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा? तो सेल बिना ऑक्सीजन का रह जाएगा। समझ में आ गया क्या?
समझ में आ गया? वापस एक बार बोल रहा हूं, सुनो। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एनर्जी बनाना। एनर्जी बनाना किससे बनाने का है? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर अगर ऑक्सीजन मिला दिया तो क्या बनेगा? एनर्जी बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर आरबीसी के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होता तो आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी का काम है भाई ऑक्सीजन लेके जाने का। तेरा काम क्या? ऑक्सीजन लेके जाने का। अगर ऑक्सीजन लेके जाने का काम आरबीसी का है तो वो ऑक्सीजन लेके जाने का। लेकिन अगर उसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया डाल दिया तो उसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया डाल दिया तो क्या होगा? ऑक्सीजन लेने के लिए कौन बचा नहीं ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम भी कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम भी आरबीसी कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए कोई नहीं बचेगा, तो इससे ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाएगा। समझ आ गया? इससे ऑक्सीजन का सप्लाई क्या होगा बच्चों लोग? कम हो जाएगा। सेल के पास ऑक्सीजन लेके जाने के लिए कोई भी नहीं बचेगा। समझा? ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का। नेक्स्ट पहले वाला समझ में आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एनर्जी बनाना। लेकिन अगर आरबीसी के अंदर भी अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता तो ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा? ऑक्सीजन लेके जाने के लिए कौन है ही नहीं। ठीक है, समझा? तो फिर सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलता, सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। अब नेक्स्ट, देयर हैड बीन नो डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं? अगर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, मैं क्या बोल रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में कुछ भी डिफरेंस नहीं होता तो क्या होता? तो पहला पॉइंट देखो, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या? आप बीच बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स का ऑक्सीडेशन करना और उससे एनर्जी बनाना। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स लेना, फैट्स लेना, उससे क्या करने का? उसको एनर्जी बनाने का है। लेकिन प्लास्टिड का काम क्या है? प्लास्टिड्स आर सिंथेसाइजिंग कार्बोहाइड्रेट्स विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी एंड क्लोरोफिल। ठीक है, यहां पर देखो, वापस एक बार बोल रहा, किधर गया किधर गया? देखो यहां पर भाई लोग, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एनर्जी बनाना। प्लास्टिड का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स बनाना। कार्बोहाइड्रेट्स बनाना किसके साथ? विद द हेल्प ऑफ, विथ हेल्प ऑफ कौन? विथ हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी एंड क्लोरोफिल। दोनों का काम अलग अलग है, समझा गया? माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एनर्जी बनाने का काम है। प्लास्टिड्स का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स बनाने का है। किसके मदद से? सोलर एनर्जी और क्लोरोफिल की मदद। इसलिए दोनों का काम अलग अलग है, दोनों सेम नहीं हो सकते। ठीक है, अगर दोनों सेम हो गए तो दोनों सेम हो गए तो कार्बोहाइड्रेट्स कौन बनाएगा और एनर्जी कौन बनाएगा? तो इसलिए दोनों सेम बच्चे लोग नहीं हो सकते। समझ में आ गया? तो यहाँ पर देखो उन्होंने क्या बताया, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एनर्जी बनाना। प्लास्टिड्स का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स बनाना विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी एंड क्लोरोफिल। तो दोनों अलग अलग है, दोनों सेम नहीं हो सकते। समझा? दोनों का फंक्शन अलग अलग है। ठीक है, समझा? चलो आगे देखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जीन्स हैड बीन एब्सेंट ऑन द क्रोमोसोम्स। अगर क्रोमोसोम पता है सबको क्या है बच्चे लोग? कुछ इस तरीके का होता है क्रोमोसोम्स, मैं यहाँ पर ड्राइंग कर देता हूं। कुछ इस तरीके का होता है क्रोमोसोम्स, ये अपना क्रोमोसोम्स है। अभी क्वेश्चन क्या है? जीन्स हैड बीन एब्सेंट ऑन क्रोमोसोम। यहाँ पर तुम्हारे क्रोमोसोम्स होते हैं, सॉरी यहाँ पर तुम्हारे जीन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे क्या होंगे बच्चे लोग? यहाँ पर तुम्हारे जीन्स होते हैं। अगर जीन्स क्रोमोसोम पे नहीं होते, तुम्हारा क्रोमोसोम से इस तरीके का, और क्रोमोसोम के ऊपर क्या है? क्रोमोसोम के अंदर क्या है बच्चे लोग? यहाँ पर जीन्स है। यहाँ पर क्या है? जीन्स है, GEN। अपने पहनने वाली जीन्स नहीं है, ये वाली जीन्स GENES जीन्स है। तो अगर यहाँ पर जीन्स नहीं होते, क्रोमोसोम्स में जीन्स नहीं होते तो क्या होता? तो ऐसा होता बच्चों लोग, क्रोमोसोम का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्रोटीन सिंथेसिस। उसका जीन का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसका। प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसका। और दूसरा हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। जीन का दो इंपॉर्टेंट काम है, यहां पर मैं लिख देता हूं। तुम्हारा जीन्स का दो इंपॉर्टेंट काम है। पहला क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। और दूसरा क्या है तुम्हारा? दूसरा है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। हेरिडिटी इंफॉर्मेशन।
अगर ये दो बातें नहीं, ये जीन्स अगर नहीं होता तो ये दो बातें नहीं होती। तुम्हारे बॉडी में प्रोटीन्स भी बनते नहीं बनते थे और तुम्हारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन भी नहीं होती थी। तो अब ये हेरिडिटी इंफॉर्मेशन क्या है? हेरिडिटी इंफॉर्मेशन का मतलब बच्चों लोग अभी एग्जांपल देख लो। अगर सपोज तुम्हारा बाप टकला है, तुम्हारा बाप मत लो, अगर सपोज तुम्हारे दोस्त का बाप टकला है, तो अगर वो उसका बाप टकला है तो उसका बच्चा भी टकला चाहेगा ना, क्या उसके बहुत बड़े बड़े बाल रहने वाले, तो उसको बोलेंगे हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या कभी सोचा है क्या कि ये देखो ये बाप है, ये माँ है, बाल बना देंगे इसके, हाँ ये माँ है ये बाप है, ऐसा है क्या? मम्मी बहुत गोरी है ना, मम्मी एकदम फेयर है, एकदम गोरी है, और बाप कैसा है? काला है। ठीक है, तो इनके आने वाला बच्चा कैसा रहेगा? इनके आने वाला बच्चा एक तो बाप पे गया रहेगा काला काला, नहीं तो माँ पे गया रहेगा गोरा गोरा। बरोबर है ना? तो ये क्या कर रहा है, इसको बोलते हैं हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों लोग? हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब अगर सपोज ऐसा हो सकता है कि इसका बाप टकला है तो इसका बच्चा भी टकला जाएगा ना, तो इसका मतलब क्या है, बाप ने अपने जीन्स इसको दे दिया, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन नीचे आ गई। समझा क्या? हेरिडिटी इंफॉर्मेशन का मतलब ऐसा रहता है। अगर सपोज मेरे को कुछ बीमारी है, मेरे को अगर सपोज पेट का तकलीफ है, तो इसका मतलब ऐसा मेरे जो पूर्वज थे सबको पेट की तकलीफ होती रहेगी, उसको बोलेंगे हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। समझेगा? अपन नहीं इसके बाप पे गए, बाप पे गए, इसके माँ पे गए, है ना? बहुत अगर फालतू बड़ बड़ बात करता रहेगा तो अपन बोलते हैं इसकी माँ के जैसा बात करता है। तो वो क्यों बोलते हैं अपन? तो वो इसको बोलेंगे अपन हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे बच्चों उसको अपन? हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। समझ में आ गया? ओके। तो जीन्स का दो काम है बच्चों लोग, पानी पियो थोड़ा। जीन का दो काम है, क्या? एक है प्रोटीन सिंथेसिस, एक है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। समझा? चलो नेक्स्ट, अगर जीन नहीं होते क्रोमोसोम में तो ये दो चीजें नहीं होती। समझा? चलो नेक्स्ट देख लेंगे। व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैड नॉट बीन सेलेक्टिवली परमेएबल? एक्चुअली अभी तुमको बोलता बात क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है। देखो ये तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये तुम्हारा क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर सेल के अंदर इसको आने का है, सेल के अंदर इसको आने का है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता? जो अच्छा अच्छी चीज है, हाँ अच्छी अच्छी चीजें अंदर लो, बुरे बुरे चीजें बाहर ही फेंक दो, उसको बाहर ही रोकने का। जैसा मैं करता देखा, अगर सपोज को ना अच्छा लड़का देगा, देखो मैं क्लास में क्या करता तुमको मालूम है, मैं ये क्लास का दरवाजा है, मैं क्लास के दरवाजे में रुकता। जो अच्छे बच्चे रहेंगे उसको अंदर लेने का, जो गंदे बच्चे रहेंगे उनको अंदर नहीं लेने का, इधर से घर पे भेजने का। तो मैं कौन है? मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। समझा क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? जो अपने बॉडी के लिए अच्छी अच्छी चीजें वो अंदर ले लो, जो अच्छी अच्छी चीजें नहीं उसको बाहर फेंक दो। वहां पर लिखा है selectively permeable membrane allows some important substances to enter the cell while prevents unwanted or harmful substances बाहर रख देने का। अच्छी अच्छी चीजें लेने का, हार्मफुल जो गंदी चीजें उसको बाहर रख देने का। तो ये काम किसका है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। और अगर सपोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा नहीं करता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या बोलता है? सेलेक्टिवली नहीं करता। सेलेक्टिव, सेलेक्टिव मतलब सेलेक्टिव चीजें, गिने चुने चीजें अंदर लेने का और बाकी की सब गंदी चीजें बाहर रखने का। ये काम कौन कर रहा है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रहा है। जैसे मैं भी दरवाजे में रुक के कर रहा, अच्छे बच्चे आओ, गंदे बच्चे जाओ, अंदर लेने का नहीं। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा सेलेक्टिव नहीं करता तो अच्छी चीजें भी सेल के अंदर आती और बुरी चीजें भी सेल के अंदर आती, जिससे अपन बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव रहना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव रहना, सेलेक्टिव मतलब गिने चुने चीजें अंदर लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझे? अगर ऐसा नहीं हो गया तो पूरी गंदी चीजें तुम्हारे बॉडी में आ जाएंगी, तुम बीमार पड़ सकते हो। ठीक है? समझा गया? ओके। तो चलो नेक्स्ट देखने का, आगे बढ़ेंगे। प्लांट्स लैक एंथोसाइनिन। अब ये एंथोसाइनिन क्या है? ये पहला रब कर देता है ये वाला बच्चों लोग, अभी एंथोसाइनिन क्या है? तुम्हारे अगर प्लांट को पर्पल कलर या फिर ब्लू कलर आता रहेगा, कौन सा? पर्पल या फिर ब्लू कलर आता रहेगा तुम्हारे प्लांट को। ठीक है, तुम एक काम करो, पेज नंबर है ना 73 पे देखो, 73 के ऊपर तुमको एक टेबल दिया रहेगा उधर कि तुम्हारे प्लांट का कलर अगर कौन सा रहेगा तो उसके अंदर कौन सा केमिकल प्रेजेंट है। अगर तुम्हारे प्लांट को पर्पल कलर या फिर ब्लू कलर का तुम्हारा प्लांट का लीफ रहेगा तो इसका मतलब समझ जाओ उसमें क्या है? एंथोसाइनिन है। क्या है उसका मतलब? एंथोसाइनिन। अगर उन्होंने क्या पूछा है? प्लांट्स लैक एंथोसाइनिन। अगर सपोज प्लांट में एंथोसाइनिन नहीं होता, प्लांट में एंथोसाइनिन
नहीं होता। अगर प्लांट में एंथोसायनिन नहीं होता, सबसे पहले उसका पर्पल या फिर ब्लू कलर नहीं होता। पहले समझ में आ गया? प्लांट में अगर एंथोसायनिन नहीं रहता तो इसका मतलब क्या है बच्चे लोग, प्लांट का पर्पल या फिर ब्लू कलर नहीं रहता। ये तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट, वो पर्पल और ब्लू कलर दिखने में वैसे खतरनाक दिखते ना, एकदम मस्त लवली लवली दिखते, एकदम भारी दिखते, तो सारे कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे। ठीक है, ये मेरा प्लांट है, ये मेरा प्लांट है बच्चे लोग पर्पल कलर का, ये मेरा पर्पल कलर का प्लांट है। और अगर सपोज ये मेरा पर्पल कलर के प्लांट में, पर्पल कलर का प्लांट है, इसको देख के सब कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, ऐसे उड़ते उड़ते आ गए। कीड़े मकोड़े आने के बाद यहाँ पर बच्चे लोग वो पोलिनेशन करेंगे। क्या करेंगे वो? पोलिनेशन। अभी पोलिनेशन किसको मालूम नहीं रहेगा तो मैं बाद में बता देंगे, लेकिन अभी ध्यान में रखो, पोलिनेशन करेंगे। और पोलिनेशन करने के वजह से प्लांट्स वगैरह ग्रो होते हैं, फ्लावर्स वगैरह आते हैं, उसको पोलिनेशन बोलते हैं अपन। ठीक है, वो बाद में देख लेंगे। अगर सपोज दो चीजें, प्लांट्स में एंथोसायनिन नहीं होगा तो पहला क्या रहेगा? नो पर्पल ब्लू कलर, पर्पल या फिर ब्लू कलर नहीं होगा। दूसरा क्या होगा? इंसेक्ट्स अट्रैक्ट नहीं होंगे, इंसेक्ट्स अट्रैक्ट नहीं होंगे। और उसके वजह से पोलिनेशन भी क्या होगा बच्चे लोग? पोलिनेशन भी क्या होगा? नहीं होगा। पोलिनेशन का मतलब बाद में पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, लेकिन पोलिनेशन होना नेसेसरी है प्लांट्स के लिए। ठीक है, ध्यान में रखो। समझ में आ गया भाई क्या बोला? अगर तुम्हारे प्लांट्स में एंथोसायनिन नहीं होगा तो क्या होगा बच्चे लोग? पर्पल और ब्लू कलर नहीं रहेगा, और इंसेक्ट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेंगे, और उसके वजह से पोलिनेशन भी क्या होगा बच्चे लोग? नहीं होगा। समझ लगा? पुढचं बघायचं, आगे देखने का। चलो नेक्स्ट, ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट क्या है? न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका आंसर बच्चे लोग न्यूक्लियोलस। क्यों? क्योंकि सारे जो प्रेजेंट है, ये जो बाकी के प्रेजेंट है, ये तीन, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, और जो न्यूक्लियोलस है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलस का है बच्चे लोग, वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। दोनों चीजें समझ में आ गई? ठीक है, बाकी ये तीन चीजें साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ये दूसरा, डीएनए, राइबोसोम्स और क्लोरोफिल। डीएनए, राइबोसोम्स और क्लोरोफिल, इसका आंसर बच्चे लोग क्लोरोफिल। क्यों? डीएनए और आरएनए, डीएनए और राइबोसोम जो होते हैं वो प्लांट सेल में भी होते हैं और एनिमल सेल में भी होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल किधर रहता है? क्लोरोफिल सिर्फ प्लांट सेल में रहता है। समझा? समझ में आ गया? समजलं काय सांगितलं? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या बच्चे लोग सिर्फ प्लांट सेल में रहता है, डीएनए और आरएनए प्लांट सेल में भी रहते हैं और एनिमल सेल में भी रहते हैं। ठीक है, तो चलो लास्ट क्वेश्चन देखने का आज का। गिव फंक्शंस। पहला क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है बच्चों? पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, चलो अभी तक मस्त पैकी समझ में आ गया रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। ऐप के ऊपर भी बच्चे लोग, ऐप के ऊपर भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करो। और ये जो पीडीएफ तुम अगर पीछे की देख रहे होगे, अगर ये तुमको चाहिए होगी तो तुम हमारे ज्ञान सागर एकेडमी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट भी निकालने की जरूरत नहीं है, मैं डाउनलोड भी फ्री रख दूंगा, आपको फ्री में वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है मैं तुमको पहले से बताया। अभी इन्होंने क्या बोले? गिव फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? तो सबसे पहले उसका काम क्या है? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन मतलब क्या है? वो अच्छी अच्छी चीजें सेल के अंदर आने देता है और बुरी बुरी चीजें सेल के बाहर ही रोक देता है। जैसे कि मैंने अभी कहा था, अच्छे बच्चे आएंगे तो अंदर आएंगे, बुरे बच्चे रहेंगे तो बाहर में दरवाजे में खड़े रहेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? हमारे सेल के लिए, हमारे बॉडी के लिए जो जो चीजें यूजफुल है, अच्छी है, उसको अंदर लेता है, और जो जो चीजें हरामखोर है, हानिकारक है, उसको वो बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो अच्छा काम कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, यहाँ पर देखो दिया है यूजफुल हार्मफुल, दिया है, इंग्लिश में लिखा है। दूसरा पॉइंट क्या बोला है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कीप्स होम्योस्टैटिस इन द सेल। अब मैं वापस बोल रहा हूँ बच्चे लोग, अगर सपोज तुम्हारे बुक में अलग आंसर दे रहेंगे तो वो लिखो, लेकिन एक्सप्लेनेशन सेम ही रहेगा। ठीक है, होमोस्टैटिस का मतलब क्या? होम्योस्टैटिस, होम्योस्टैटिस का मतलब क्या है? अगर सपोज ये तुम्हारा सेल है, ये तुम्हारा कौन है? ये तुम्हारा सेल है, और सेल के बाहर सपोज यहाँ पर डीजे बज रहा है, फुल एकदम लॉइडली का डीजे बज रहा। कौन सा? लॉइडली का क्या है, मेरे को स्पेलिंग नहीं आती उसके लॉइडली की, लेकिन ठीक है, लॉइडली का इधर डीजे बज रहा। अगर यहाँ पर लॉइडली का डीजे बज रहा है तो इसका मतलब अंदर के सब ऑर्गेनल्स नाचेंगे क्या?
ढिंचक ढिंचक नाचेंगे क्या? वो नहीं नाचेंगे। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर आवाज आने नहीं देता। समझेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? यहाँ पर अगर लॉयडली का डीजे बज रहा है बाहर, तो इसका मतलब सेल डिस्टर्ब हो रहा है क्या, सेल नाच रहा है क्या? नहीं। तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, तुम्हारे माँ का आवाज अंदर आने नहीं देगा। समझा क्या? आवाज अंदर आने नहीं देगा, और आवाज अंदर नहीं आया तो इसका मतलब सेल आराम से खुश है। ठीक है, तो वैसा क्या, अभी लॉयडली का डीजे तो नहीं बज रहा हमारे बॉडी में, तो अब यहाँ पर क्या बज रहा, यहाँ पर अगर कुछ बाहर कुछ लफड़ा हो रहा है, बॉडी में कुछ लफड़ा हो रहा है, तो बॉडी में लफड़ा हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट सेल पे नहीं होने मांगता। सेल को कुछ तकलीफ नहीं होगी, किसके वजह से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से। उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों? उसको बोलेंगे अपन होम्योस्टैटिस। उसको क्या बोलेंगे अपन? होम्योस्टैटिस। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब एंडो मतलब एंट्री, अच्छी चीजें आने दो। एंडोसाइटोसिस मतलब क्या? अच्छी चीजें आने दो। एक्सोसाइटोसिस मतलब क्या है? बुरी चीजें बाहर फेंको। मतलब यार सिंपल भाषा में, एंडोसाइटोसिस मतलब खाना और एक्सोसाइटोसिस मतलब छोड़ना। ठीक है, सुबह रात को इधर एंडोसाइटोसिस में खाओ, सुबह बाथरूम में एक्सोसाइटोसिस कर दो। एक्सोसाइटोसिस मतलब निकाल दो सब कुछ। समझ में आ गया क्या? ओके, डन। एंडो मतलब आने का, एक्सो मतलब जाने का, क्या? खाना। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर आल्सो पॉसिबल। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? डिफ्यूजन का मतलब क्या है? गैसेस अंदर बाहर होती है। जैसे खाना अंदर बाहर हो गया, तो गैस भी अंदर बाहर होती है। अगर गैसेस अंदर बाहर हो रही है तो उसको बोलेंगे अपन डिफ्यूजन। गैस अंदर आ रहा है, गैस बाहर जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? डिफ्यूजन। ठीक है। और ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? ऑस्मोसिस का मतलब पानी अंदर आ रहा है और पानी बाहर जा रहा है, तो उसको बोलेंगे अपन ऑस्मोसिस। समझा? देखो पहला वापस, होम्योस्टैटिस का मतलब क्या है? बाहर के एटमॉस्फेयर से सेल डिस्टर्ब हो रहा है क्या? नहीं। बाहर लॉयडली का डीजे बज रहा है, सेल नाच रहा है क्या? नहीं। सेल को आवाज नहीं आएंगे, किसकी वजह से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से। एंडोसाइटोसिस मतलब खाने का, एक्सोसाइटोसिस मतलब निकालने का, डिफ्यूजन मतलब गैसेस का अंदर बाहर करने का, ऑस्मोसिस मतलब पानी का अंदर बाहर करने का। समझा? समझा यहाँ पर? चलो आगे देख लो। अब नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स इन द सेल आर स्प्रेड इन द साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है बच्चों लोग? साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है? ये मैं रब कर दूं। साइटोप्लाज्म मतलब जो सेल में जो खाली जगह होती है ना बच्चों लोग, उसको बोलेंगे अपन साइटोप्लाज्म। चलो देख लेंगे साइटोप्लाज्म क्या है। लास्ट का एक 10 मिनट का वीडियो बच्चों लोग हो जाएंगे जल्दी। ठीक है, ये आपको सपोज ये अपना सेल है, सेल के अंदर ये है न्यूक्लियस। कौन है ये? न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस छोड़ के जो सब खाली जगह तुम देख रहे हो, ये जो खाली जगह देख रहे हो न्यूक्लियस छोड़ के, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस छोड़ के बच्चे लोग जो तुम ये सब खाली जगह, रिकामी रिकामी जागा जी तुम्हारा दिखते हैं, इसको बोलेंगे अपन साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे इसको अपन? साइटोप्लाज्म। समझ में आ गया? ठीक है, साइटोप्लाज्म मतलब क्या? जो बाकी सब खाली जगह दिखाई दे रही है उसको क्या बोलेंगे अपन? साइटोप्लाज्म। अब दूसरा पॉइंट देखो, तो साइटोप्लाज्म इज अ मीडियम ऑफ मेनी सेलुलर केमिकल रिएक्शंस। जो कुछ भी कार्यक्रम हो रहा है बच्चे लोग, ठीक है, जो कुछ भी कार्यक्रम हो रहा है वो किधर होगा? वो साइटोप्लाज्म में ही होगा। ठीक है, मतलब किसको मारने का है, किसको फेंकने का है, किसको छोड़ने का है, किसको धोने का है, वो सब कार्यक्रम किधर चलेगा? साइटोप्लाज्म में ही चलेगा। समझा मैं क्या बोला? साइटोप्लाज्म मतलब क्या होगा बच्चे लोग? साइटोप्लाज्म मतलब कुछ भी रिएक्शंस करने का है, कुछ भी रिएक्शंस करने का है, मारामारी करने की है, किसको धोने का है, किसको खाने का है, किसको फेंकने का है, वो सब कार्यक्रम, वो सब कार्यक्रम बच्चे लोग किधर चलेगा? वो सब का सब कार्यक्रम बच्चे लोग साइटोप्लाज्म में ही चलेगा। ठीक है, आएगा? ठीक है, समझा? सेल के अंदर क्या रहता है? ये सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म मतलब जो खाली जगह है वो सब कार्यक्रम उधर ही चलने वाला है। समझ में आ गया? ओके। साइटोसोल आल्सो हेल्प्स इन द सेलुलर मूवमेंट। साइटोप्लाज्म में होता है बच्चों लोग साइटोसोल्स। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है बच्चों लोग? साइटोसोल, जो कि मूवमेंट के लिए भी यूज हो जाता है। मूवमेंट मतलब हिलना दिलना, सेलुलर मूवमेंट। सेल का जो मूवमेंट होता है उसको बोलेंगे अपन सेलुलर मूवमेंट। तो सेलुलर मूवमेंट क्यों होता है अपने सेल्स का? बिकॉज ऑफ साइटोसोल। वापस बोल रहा, तुम्हारे मिस ने, स्कूल के जो मिस ने जो कुछ भी आंसर दिया वो लर्न करो। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन तो सेम ही रहेगा, सेम कर रहा हूँ। ठीक है, आपके वर्ड्स में आंसर वहां पर लिख सकते हो। समजलं का? ठीक आहे, पुढे जायचं का? चला पुढचं बघू। लास्ट पेज, लास्ट टॉपिक, फिर अपना कार्यक्रम खत्म। आज का लेक्चर खत्म, लास्ट 5 मिनट। ठीक है, चलो देख लो। ये फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स।
अब ये लाइसोसोम्स का काम क्या है बच्चों लोग, ठीक है, ये लाइसोसोम का काम क्या है, लाइसोसोम मतलब हेल्प इन डिस्ट्रक्शन ऑफ अटैकिंग वायरसेस एंड बैक्टीरिया देयरबाय हेल्प इन द इम्यून रिस्पांस। मतलब बच्चों लोग ये लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम अगर बाहर से कौन तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, ठीक है, तुम्हारे सेल के अंदर कौन आने की कोशिश कर रहा है, बाहर का बैक्टीरिया, बाहर का वायरस तुम्हारे सेल के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से कोई आ रहा है आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है, यहाँ से आ गया वायरस, आ गया वायरस, आ गया, कौन आक्रमण कर रहा है, लाइसोसोम उसको झापड़ मार के वापस भेज देगा। लाइसोसोम क्या करेंगे, उसको उसके ऊपर अटैक करके उसको वापस भेज देगा। समझा, ठीक है, समझा लाइसोसोम का काम क्या है, ओके। और अगर लाइसोसोम का और एक काम है डीमोलिटेशन स्क्वाड। डीमोलिटेशन स्क्वाड का मतलब क्या है बच्चे लोग, अगर सपोज तुम्हारे बॉडी के अंदर अगर बहुत कचरा हो गया है, तुम्हारे सेल के अंदर अगर कुछ कचरा हो गया है, तो उसको भी बाहर निकालने का काम कौन करेगा, लाइसोसोम। पहला काम क्या लाइसोसोम का, पहला काम क्या, वायरस आया, बैक्टीरिया अटैक करने, उसको झापड़ा मार के वापस भेज देगा, ठीक है। दूसरा काम क्या है उसका, बॉडी के अंदर का कचरा भी बाहर कौन निकालेगा, लाइसोसोम निकालेगा, ठीक है। जो मरे हुए कुछ वर्म्स रहेंगे, मरे हुए कुछ चीजें रहेंगी, तो उसको बाहर फेंक देगा कौन, लाइसोसोम। अब लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है, सुसाइड बैग्स। सुसाइड बैग मतलब क्या है, अगर सपोज, ठीक है, अगर वो सेल, अगर सपोज सेल डैमेज हो गया या फिर सेल खराब हो गया है, सेल डैमेज हो गया या फिर सेल खराब हो गया बच्चे लोग, तो वो क्या करेंगे, वो अपने आप बस्ट हो जाएगा और सारा कचरा बाहर फेंक देगा। समझा मैं क्या बोला, अगर सपोज सेल अगर बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया है, बूढ़ा मतलब बहुत बहुत दिन हो गया यार उसको सेल है, अभी वो कुछ काम का नहीं है, वो सेल डैमेज हो गया है, तो वो क्या करेगा, वो अपने आप खुलेगा, बस्ट हो जाएगा, बस्ट होगा, इसलिए उसको क्या बोला है, सुसाइड बैग बोला है। क्या बोला उसको, सुसाइड बैग। किसको बोला है सुसाइड बैग, लाइसोसोम को सुसाइड बैग बोले, फिर वो बस्ट होगा, और बस्ट होने की वजह से क्या हो जाएंगे बच्चे लोग, सारा कचरा वो क्या कर देगा, बाहर फेंक देगा। समझ में आएगा लाइसोसोम का 3 पॉइंट क्या है, पहला क्या है, वायरस बैक्टीरिया को हकल देगा, दूसरी बैग डिमोलिटेशन स्क्वाड, बॉडी में से कचरा बाहर निकाल देगा, तीसरा क्या करेगा, उसको सुसाइड बैग बोलते हैं। क्यों, पुराने वाले सेल्स क्या होगा, बस्ट हो जाएंगे, बस्ट होने की वजह से सारा कचरा वो क्या करेगा, बाहर फेंक देगा, ठीक है, समझा। चलो नेक्स्ट प्यारे भाइयों वैक्यूल्स देख लेंगे, वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स क्या रहते हैं बच्चों, वैक्यूल्स का मेन फंक्शन क्या है, वैक्यूल्स का मेन फंक्शन है बच्चों लोग स्टोर फूड। क्या है, तुम जो खाना खाते हो वो वैक्यूल्स क्या करेगा, स्टोर करेगा। वैक्यूल्स का मेन कार्यक्रम क्या है, उसका मेन काम क्या है, खाना स्टोर करना। दूसरा काम क्या है, हेल्प इन स्टोरिंग एंड एक्सपेलिंग वेस्ट एंड टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अगर सपोज तुम्हारे बॉडी के अंदर कुछ कचरा है या फिर कुछ गंदी चीजें है, तो उसको भी स्टोर करने का काम कौन करेगा, वैक्यूल्स करेगा। फेंकने का काम लाइसोसोम करेगा, लेकिन रखने का काम कौन करेगा, वैक्यूल्स करेगा। समझा, वैक्यूल्स का 2 काम, पहला काम क्या है, खाना स्टोर करना, दूसरा काम क्या है, कचरा भी स्टोर करना। भाई कहते हैं खाना भी स्टोर करो, कचरा भी स्टोर करो, ठीक है। तीसरा, हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल। मजबूती जो आती है ना सेल को, तो वो किसके वजह से आती है, वैक्यूल्स की वजह से आती है। मजबूती क्यों आती है सेल को बच्चे लोग, मजबूती आती है बिकॉज ऑफ रिजिडिटी, टर्बिडिटी किसके वजह से आएंगे, अपने वैक्यूल्स की वजह से आ जाएंगी। समझा, 3 पॉइंट समझा। पहला पॉइंट क्या था, खाना स्टोर करो, दूसरा पॉइंट क्या है, गंदगी भी स्टोर करो इसका, और तीसरा क्या करने का है रिजिडिटी और टर्बिडिटी ऑफ द सेल, मेंटेन रखना है रिजिडिटी और टर्बिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाला बच्चे लोग, फिर आज का कार्यक्रम खत्म। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है बच्चे लोग, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द एंटायर सेल। पूरा सेल को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस। है तो इत्तू सा, है तो देखो कित्तू सा, सेल में इत्तू सा है वो लेकिन पूरा सेल को कंट्रोल कौन करता है, पूरे सेल को कंट्रोल करता है बच्चे लोग कौन, न्यूक्लियस, ठीक है। पूरे सेल को कौन कंट्रोल करेगा बच्चे लोग, पूरे सेल को कंट्रोल करेगा वो न्यूक्लियस, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। इट आल्सो कंट्रोल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब जो कुछ भी सेल में जो कुछ भी लफड़ा है, जो कुछ भी आने का जाने का, इसको फेंकने का, उसको खाने का, इसे आने का जाने का, वो सब कंट्रोल कौन करेगा, वो न्यूक्लियस करेगा। वैक्यूल्स को फूड स्टोर करने के लिए कौन बोलेगा, न्यूक्लियस बोलेगा। लाइसोसोम्स को कचरा फेंकिए कौन बोलेगा, न्यूक्लियस बोलेगा। मतलब न्यूक्लियस एक प्रकार की दिमाग है, दिमाग, ठीक है। अब मैं हाथ ले रहा, मेरा हाथ बाल में डाल रहा, मैं शाइनिंग मार रहा, तो इसका ये कौन कर रहा, ये ब्रेन बोल रहा चल ऐसा ऐसा कर, तो न्यूक्लियस बोल रहा, वो सब चल रहा। तो पूरे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कौन कंट्रोल कर रहा है बच्चों लोग, न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहे हैं। समझा, ओके। ऑल्सो कंटेन जीन कंटेनिंग क्रोम्स विच आर यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब जीन्स क्या होते हैं बच्चे लोग, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और उसके अंदर जीन्स होते हैं। तो सब 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 बच्चे लोग सब कंट्रोल कौन कर रहा है,
पूरा का पूरा सेल कंट्रोल कौन कर रहा है बच्चे लोग? न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल था एकदम टॉपिक में, तुमको फर्स्ट क्लास समझा दिया है। अभी तुमको क्वेश्चन आंसर लर्न करने में आसानी हो जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे। देखो, हु गिव्स मी कलर? अभी रेड टमाटो, अभी देखो मैच द फॉलोइंग करने के इधर, लाल टमाटर बड़े मजेदार, सुनेगा तुमने गाना? तो टमाटर लाल क्यों होते हैं? तो टमाटर लाल होते बिकॉज ऑफ लाइकोपिन से। किसके वजह से होते हैं टमाटर लाल? बिकॉज ऑफ लाइकोपिन से। ठीक है, ग्रीन लीफ क्यों होता है? लीफ का कलर ग्रीन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल से। कैरेट का कलर वो कैसा होता है? ऑरेंज। किसके वजह से होता है? वो कैरोटीन के वजह से होता है, इसलिए उसका नाम कैरेट हो गया, कैरोटीन के वजह से। और वॉयलेट कलर किसके वजह से होता है बच्चे लोग? वॉयलेट कलर किसके वजह से होता है? एंथोसाइनिन से होता है। मैच द फॉलोइंग मैंने करके दे दिया तुमको। ठीक है, तो ध्यान में रखना। रेड कलर रेड क्या है? टमाटर का कलर लाल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लाइकोपिन से। लीफ का कलर ग्रीन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल से। कैरेट का कलर वैसा क्यों रहता है? बिकॉज ऑफ कैरोटीन से। और वॉयलेट कलर क्यों रहता है? बिकॉज ऑफ एंथोसाइनिन से। ध्यान में रखना है, क्या एग्जाम में आ जाएंगे वो। ठीक है, तो बच्चों लोग सारी की सारी एक्सरसाइज मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करके दिया हूँ। अभी तुम लोगों को बस एक ही काम करने का, वीडियो देखने का, क्वेश्चन आंसर लर्न करने में आपको आसानी हो जाएगी। अगर फिर भी दिक्कतें आती है तो ऐप के ऊपर जाओ, वहां पर एक डाउट सेशन है, वहां पर डाउट सेशन मुझे आप कुछ भी क्वेश्चन पूछो, वहां पर मैं आपको आंसर दे दूंगा। या फिर रिकमेंड करके मुझे बता दो, यहाँ पर भी मैं आपको आंसर दे सकता हूँ। ये पीडीएफ अगर आपको पीछे वाली चाहिए होगी तो ज्ञान सागर एकेडमी का एप्लीकेशन खोल दो। एप्लीकेशन खोलने के बाद वहां पर स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर दो, लॉग इन रजिस्टर, पहले रजिस्टर करो, फिर लॉग इन करो, स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर दो। आपको वहां पर नोट्स में आंसर, आपको सब चीजें वहां पर मिल जाएंगी। कोर्सेज खोल दो, वीडियो भी मिल जाएगा और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ये पीडीएफ पीछे की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, समझा? ओके, तो चलो आज का लेक्चर यही रोक देंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बाय बाय।